अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। लेकिन 1.1 करने से पहले हमें इसके कुछ बुनियादी डेफिनेशंस और कह लें कि कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जिसके थ्रू हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है ये, लेकिन इस यूनिट का नाम क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर मैट्रिसेस एंड देन वी से अबाउट डिटर्मिनेंट्स। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं मैट्रिसेस की, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब करवाया, क्यों करवाया, किस लिए करवाया, इसके मतलब पढ़ना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले आर्थर कैले ने इन 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करवाई। और ये जो आर्थर कैले था ना, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है। ठीक हो गया। तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थर कैले ने कौन सी थ्योरी पेश की। ठीक है, ये आर्थर कैले कौन सा मैथमेटिशियन था? तो आपने बताना इंग्लिश मैथमेटिशियन, और थ्योरी कौन सी पेश की? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक हो गया। ये तो बात आ गई कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, कब करवाया और किस थ्योरी के नाम से पेश करवाया। लेकिन यहाँ पे ये भी बात आती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, कंप्यूटर फील्ड में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी जितनी वर्कशीट्स रेडी होती हैं, चाहे वो हमारे रिजल्ट्स हैं, चाहे वो हमारा डाटा एंट्री है, डाटाबेस, जितना भी सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। और आपको एक पते की बात बताऊं, यहाँ पर आपकी बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता था वॉर्स के अंदर, जंगों के अंदर। जब एक फौज अपने किसी नुमाइंदे को कोई पैगाम भेजती थी खुफिया तौर पे, तो वो मैट्रिसेस के जरिए भेजती थी खुफिया पैगाम। ठीक हो गया। और उनकी इस तरह बातचीत हुआ करती थी। खैर, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, क्योंकि ये तो मैट्रिसेस है, ये जमा है, सिंगल मैट्रिक्स होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कहता है कि एक इस तरह की अरेंजमेंट जिसमें हमारे पास रियल नंबर लिखे जाएँ, जिस तरह के ये लिखे हुए हैं। ठीक है। एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, और एक ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया जाए। इज सेट टू बी फॉर्म अ मैट्रिक्स, जो चीज़ बनेगी उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 3 4 7 2 0 के अगर हम राउंड अबाउट क्या लगा दें, एक ब्रैकेट, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा? एक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स की तरफ गौर करें, 0 2 3 5, इट इज़ आल्सो अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ होती है वो रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स की बात होती है। किसकी होती है? रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर आप गौर करें, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें जो हॉरिजॉन्टल चीज़ नज़र आपको आ रही है ना सारी, ये आगे पास होती हैं रोज। जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 0, 1 रो, 3 5 4 सेकेंड रो। ठीक हो गया। इस तरह इसके अंदर मैनी रोज़, आप ऐसा मैट्रिक्स लें जिसके अंदर बहुत सारे आपके पास रोज़ हों, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉलम्स की, तो दूसरे मैट्रिक्स को अगर आप देखें, सेम यही एंट्रीज हैं, लेकिन उसमें क्या कॉलम्स 3 हो गए हैं। देखें, ये जो वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही है ना आपको, बॉक्सेस, ये बेसिकली कॉलम्स को शो करते हैं। इसको शो करते हैं कॉलम्स को। तो C1 C2 C3। ठीक है। तो अगर हम रोज़ की बात करें तो उसको हमने R1 R2 यानी कि R से शो किया, जबकि कॉलम की बात करें उसको हमने C से शो किया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट और पॉइंट सीखने वाले, जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन भी है। तो इसको जब मैं समझाऊँगा तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, ये ना हो कि आप लोग कॉन्सेप्ट ही खो बैठें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, किसी भी कॉलम का दर्जा, मैट्रिक्स को उर्दू में कॉलम भी कहते हैं। तो दर्जे को कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इस ऑर्डर। कैसे? एक छोटे से मैट्रिक्स की तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बी लिया है जिसके अंदर एंट्रीज मेरे पास रही हैं 2 3 4 5 8 9। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके ऑर्डर की बात करते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? साथ ही वो क्या देता है? रिटन एज m/n और m × n। तो ये जो m होता है ना, ये रोज़ को शो करता है, और जो कि n होता है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें बी की, इसके अंदर आगे पास कितनी रोज़ आ रही हैं? 2 रोज़। ठीक हो गया। और अगर हम कॉलम की बात करें, कितने कॉलम्स आ रहे हैं? 3। ठीक है। तो ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? रो बाय कॉलम। तो इसको लिखेंगे ऑर्डर
2/n, और हम किस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के साइन के साथ, 2/3, और यहाँ पे n से क्या मुराद था, 3, 2। ठीक हो गया बेटा। अगर हम सिमिलरली दूसरे कॉलम की तरफ या मैट्रिक्स की तरफ देखें तो उसमें आगे पास कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। ठीक हो गया, और 2 × 2। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इक्वल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिसेस की, तो हमारे ज़हन में बात आती है कि ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन किस तरह से बराबर होंगे इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन को। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस, मिसाल के तौर पे ए आपके पास है 1 3 -4 2 एंड बी आपके पास है 1 2 + 1 एक नंबर आ गया, -4 4 - 2 एक नंबर आ गया। ठीक हो गया। तो देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी, कहता है कि जो ए मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बी के तब बराबर होगा जब वो ये दो पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं इनको ओबे करेगा। ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए बराबर है बी के, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये दोनों शराइत पूरी हो जाएं। पहली कंडीशन हमें क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पे 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम है, यहाँ पे भी 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम है, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर बराबर है। एक कंडीशन पूरी होगी। सेकंड कंडीशन कहते हैं देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, क्या कहता है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो अंदर मौजूद एंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, इन दोनों मैट्रिसेस के आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर आप गौर करें, यहाँ पहला नंबर क्या है 1, यहाँ पे पहला नंबर क्या है 1, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 3, और 2 + 1 क्या होता है, ऑटोमेटिकली 3 होता है। ये -4 है, ये भी -4 है, और ये 2 है, तो 4 - 2 क्या होता है, 2 होता है। तो हमने जब ये देखा कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर आ गई हैं, तो हमने क्या दिया, ए बराबर है बी के। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहता है कि आगे पास जितने मैट्रिसेस लिखे इनका हमने क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। ठीक हो गया बेटा। अगर आप गौर करें, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 2, तो हम लिखेंगे इसका ऑर्डर 2/2। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आप गौर करें, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है, तो उसका भी क्या लिखेंगे, ऑर्डर 2/2। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1 रो है बल्कि 2 कॉलम है, जब 1 रो है जबकि 2 कॉलम है, तो क्या लिखेंगे इसे 1/2। ठीक हो गया। अगर हम इसको देखें तो इसमें 1 कॉलम है जबकि 3 रोज हैं, तो 3/1। ठीक हो गया। नंबर ऑफ रोज पहले, नंबर ऑफ कॉलम बाद में, तो 3/1। ठीक हो गया। इसमें कितनी रोज हैं, आगे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो 3/2। ठीक हो गया। अब इसमें 1 ही रो है, 1 ही कॉलम है, तो लिखेंगे 1/1। ठीक है। और लास्ट में अगर आप देखें तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, 3/3। ठीक हो गया। यहाँ तक तो सिर्फ हमें लिखना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज इट्स ऑर्डर। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, जबकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, इसमें 1 रो और 1 कॉलम है। तो इस तरह डिफरेंट हमने मैट्रिक्स अभी यहाँ पे सोल्व किए हैं। सेकेंडली जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कहते हैं इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर और कौन से नहीं। तो बात कर लेते हैं। अगर हम ए को देखें, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, ओनली 1, क्या है 3। अगर हम कोई मैट्रिक्स देखें, इसमें आगे पास कितने नंबर हैं, 2 हैं इसमें, लेकिन इसमें 5 - 2 हो रहा है। यहाँ पे जो स्पेस आती है ना, इससे नंबर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, इसमें माइनस का साइन है, तो 5 - 2 क्या होता है 3। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए और जो सी है वो आपस में क्या है, बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी। ठीक हो गया। सेकेंडली अगर हम बात करें 3 और 5, इधर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 और 5 आ रहा हो, देखें डी में 5 3 नहीं हो सकता, आगे पीछे हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें तो नंबर ही बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बनता है, देखें 3 और 3 + 2 कहता है 5, तो हम यहाँ पे देखेंगे बी और आई आपस में क्या है, बराबर हो गया। ठीक हो गया। अगर हम इसके बाद देखें, हमारे पास जो हो गया, इसको मैं अंडरलाइन करता जाऊँ ताकि हमारी प्रॉब्लम ना हो आगे करते हुए। अगर देखें 5 और 3 डी, इधर कोई और है डी की तरह का,
कोई नहीं है, इसका मतलब डी इसमें से किसी में नहीं आता। ठीक हो गया, ये कट हो गया। अगर हम बात करें 2 और 6, जो एफ है, इधर कोई और 2 और 6 बन रहा है। ये देखें 3 - 1 क्या होता है 2, 3 + 3 क्या होता है 6। तो हम लिखेंगे एफ और जी आपस में क्या है, बराबर हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें एच की 4 0 6 2, और कोई ये भी है ई 4 0 6 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे ई और एच आपस में क्या है, बराबर। इसकी एक चीज़ और बराबर आती है, अगर आप ये गौर करें जे को, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2, तो 4 0 6 2 इसके बराबर। तो इसको लिखेंगे ई इज इक्वल टू एच और एच इज इक्वल टू जे। ठीक हो गया, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन विच इज़ दिस। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अगर आप गौर करेंगे इधर में बराबर का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर का साइन। इसका मतलब ये आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिसेस, तो पहले जो पहली एंट्री है वो पहले के बराबर, दूसरी दूसरे के बराबर, तीसरी तीसरे के बराबर, चौथी चौथी के बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिसेस, मैंने सबको आपस में लिख दिया, बराबर लिख दिया। पहली वाली एंट्री को पहले के बराबर लिखा, a + c = 0, दूसरे की दूसरे के बराबर, a + 2b = -7, c - 1 = 3 एंड 4d - 6 = 2d। ठीक हो गया। तो इसमें से हम देखते हैं कि वो कौन सी इक्वेशन है जो हमें सिंपली प्रॉपर इक्वेशन दे देती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन नंबर 3 की, तो ये हमें प्रॉपर वैल्यू दे देती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वो है c। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें इस तरह, देखें फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या था, c - 1 = 3। अब ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर आप 3 में +1 करें तो आगे पास क्या होता है, 4। अब ये जो c = 4 आई है, मैं इसमें से कौन सी इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास देन सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल आए, वो इक्वेशन 1 है। देखिए इसमें a + c = 0 है, तो यहाँ पे मैं c की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। क्या लिखूँगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1। देखें अब जहाँ पर c है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, 4। तो क्या लिखूँगा, a + 4 = 0। ये इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। आगे पास a भी निकल आया। अब देन आप देखें a को किस इक्वेशन में पुट करें तो आगे पास थर्ड वेरिएबल की वैल्यू निकले, वो आगे पास कौन सा है, इक्वेशन 2। पुटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। देखें क्या होगा, एक जगह पे क्या लगेगा, -4 + 2b = -7। देखें ये -4 उधर जाके क्या होगा, इक्वल की दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 4 कट किए, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन नेगेटिव वैल्यू का लगता है। तो आगे पास आया -3, और ये इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -3/2 हो जाएगा। अब आगे पास b भी निकल आया। इसके बाद हमारे पास कौन सी क्वेश्चन रहेगी, इक्वेशन 4। तो इसको एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। देखें कैसे करेंगे इसको सॉल्व। (4d - 6 = 2d). देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम है, बट इनके जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये +2d को उठा के इधर लेके ये माइनस हो जाएगा, और -6 इधर लेके आए एक बार की दूसरी साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा। कैसे देखें, 4d - 2d = 6। अब 4d में से अगर हम 2d कट करें तो हमारे पास 2d बचता है = 6, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इनको डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 6 इधर आता है 3 पे, तो 2 3 = 6। तो आगे पास d भी निकल आया।